सोचूंगी कि दिस इज फ्रॉम नियर नी जॉइंट, ठीक है, आई विल ट्राई टू डू इट फ्रॉम नी जॉइंट। अगर मुझे लगेगा वो लंबर स्पाइन से है, मैं लंबर स्पाइन से ये करूंगी उसको। जब इट इज इम्प्रूविंग आई विल स्ट्रेच इट फ्रॉम द नॉर्मल लंबर स्पाइन। सो इट डिपेंड्स ऑन कि आप कैसे डायग्नोसिस करते हो कि वेयर इज द प्रॉब्लम, कहाँ से है न्यूरोडायनामिक अबनॉर्मलिटी कहाँ है। देन विल गो टू द सपोज लास्ट फेज में अगर हम जाना चाहेंगे, उठ जा, बैठो बैठो। सपोज अभी पेशेंट ऐसे सीधा पैर उठा सकता है, ठीक है, अभी पेशेंट ऐसे सीधा पैर उठा सकता है, बेंड करो, ऐसे कर सकता है। अगर इस मोमेंट में पेशेंट को पेन है, ये फिर कौन सा ग्लाइड है, सेफेलॉइड, उसका जो पैथोलॉजी है सेफेलॉइड है। अगर इस मोमेंट में पेशेंट को उसका सिम्टम आता है या स्ट्रेच आता है, ये कॉर्डल है, तो अकॉर्डिंगली हम स्लाइडर भी चूज करते हैं कि कहाँ सेफेलॉइड है या कॉर्डल है। एंड देन कैसे करना है, जैसे आप डॉर्सिफ्लेक्स किया, उसको उठाए, ठीक है। Suppose patient is getting symptom now. Now I leave the dorsiflexion and symptom is reduced. That means ये क्या हो गया, उसका कॉर्डल है। अगर ये करते हुए हुआ, ये उसका क्या हो गया, आपको ऐसे होल्ड करना पड़ेगा। डोंट लू, आप कभी भी न्यूरोडायनामिक टेस्ट करते हुए या मूवमेंट करते हुए थोड़ा सा स्लाक नहीं छोड़ना। स्लाक छोड़ोगे तो फिर वो नहीं हुआ आपका टेस्ट ठीक से। तो अगर इस मूवमेंट में हो रहा है देन इट इज सेफेलॉइड, अगर दोनों में हो रहा है देन दिस इज अ टेंशनर, ये आपका टेंशनर होगा। समझ में आया, समझ में आया या नहीं? कोई भी न्यूरोडायनामिक टेस्ट करो, मैं तो यहाँ लंबर स्पाइन के लिए कर रही हूँ, तो कहाँ से हो रहा है, फ्रॉम डिस्टल या पेरिफेरल, ये आपको देखना है, ठीक है। अगर एक केस जिसका L5S1 या L4L5 ये है जो यहाँ तक आ गया, उसको न्यूरोडायनामिक टेस्ट अभी दोनों टेंशनर में भी लेने के बाद उसको सिम्टम नहीं है, देन यू कैन टेक हिम फॉर फंक्शनल लोडिंग। अभी जो फंक्शन में उसको पेन हो रहा था उसी फंक्शंस में ग्रेजुअली उसको लेना, दैट इज फंक्शनल लोडिंग, एंड देन यू कैन रिकवर हिम। सो एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट यू कैन आस्क। समझ में आया या बिल्कुल नहीं आया, जो क्वेश्चन भी नहीं है पूछो। सेंसिटिविटी, who has? Ma'am, you mentioned the mechanosensitivity. So how do we approach a patient who has pain with increased stress, who has pain with increased, suppose something happened, a situation happened and the patient is getting a little anxious and the pain started. So how do we approach that kind of patient? How do we know that this is the cause of pain? If emotion is attached to your pain, if fatigue is attached to pain, and you think that the symptom is much more than actually you are not able to address the symptom, इतना क्यों जैसे लग रहा है ना, and emotions के साथ ये हो तो वो sympathetic हो चुका है, लिम्बिक सिस्टम उसका अफेक्टेड, वो थ्रेट ले रहा है सारा मूवमेंट को। अल्टीमेटली तुम्हारा ब्रेन जो सिग्नल देता है, यू आर दैट, क्या यहाँ हो रहा है डजंट मैटर, ब्रेन क्या बोल रहा है वो मैटर कर रहा है ना। तो ब्रेन अभी बोल रहा है कि दिस इज ए थ्रेट, अभी हमें पैरासिम्पैथेटिक ड्राइव में लेना पड़ेगा। हमारे लिए ना पैरासिम्पैथेटिक ड्राइव में लेने के लिए वी हैव रिदमिक मूवमेंट्स, वी हैव रेस्पिरेशन, ये दोनों बहुत अच्छे दो हमारे पास मेडिसिन्स है टू रिड्यूस सिंपैथेटिक टुवर्ड्स पैरासिम्पैथेटिक। मेरा नेक्स्ट जो पोस्ट कॉन्फ्रेंस है उसमें है ऑटोनोमिक रिलैक्सेशन। ओके, सपोज समवन इज गेटिंग पैनिक, है ना, पैनिक एंजाइटी एंड स्ट्रेस, डू नो, इसको समझना पड़ेगा पहले। स्ट्रेस जब अडैप्टिव होता है इट्स गुड, सिंपैथेटिक अच्छा, कम पैरासिम्पैथेटिक अच्छा है, सिंपैथेटिक
खराब है, ऐसा कुछ नहीं है, ये बैलेंस है। ये अगर बंद कम हो जाएगा, पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक ज्यादा हो जाएगा, पैरासिम्पैथेटिक कम हो जाएगा, हमें पैरासिम्पैथेटिक को बढ़ाना है। दैट टाइम यू हैव टू इंक्रीज द पैरासिम्पैथेटिक। समझ में आया ना, ये पहला चीज है। तो जब कोई भी जैसे आपका HPA एक्सिस एक्टिवेटेड हो गया, कॉर्टिजल ज्यादा आ रहा है, तो ये तो इन्फ्लेमेशन एक करता रहेगा, एक जो लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन होता रहेगा। दैट मींस देयर इज अ लूप नाउ, जैसे सिंपैथेटिक एंड पेन का एक लूप चलता रहेगा, मेकानोसेंसिटिविटी, सिंपैथेटिक, पेन, ये लूप चलता रहेगा। सो यू हैव टू ब्रेक समवेयर। ब्रेक कैसे करेंगे? ब्रेक करने के लिए आपको पैरासिम्पैथेटिक ड्राइव में उसको लेना है। तो एनीथिंग व्हिच इज वेरी लाइक रिदमिक, नो, जैसे हम देते हैं 1 2 3 4 मेडिटेशन देते हैं, इट्स वेरी रिदमिक। समझ में आया? एनीथिंग रिदमिक, एनीथिंग। एंड देन एक मैं आपको ये बता देती हूँ, रेस्पिरेशन, जो आपको इमीडिएट पैनिक कम करेगा। ऑल ऑफ यू कैन डू दैट, कि हम जानते हैं कि जब भी पैरासिम्पैथेटिक में लेते हैं, आपका एक्सपिरेशन शुड बी प्रोलॉन्ग। तो एक्सपिरेशन अगर लॉन्ग होगा, ब्रेन जाने का, देयर इज नो थ्रेट, दैट्स व्हाई एक्सपिरेशन हैज टू बी प्रोलॉन्ग एंड वेरी क्या होना चाहिए, बहुत रिलैक्स्ड होना चाहिए। ठीक है? तो अगर हम सांस लाइक ब्रीदिंग लेते हैं, आपका इंस्पिरेशन इज 4, एक्सपिरेशन शुड बी 8। ये पहले आप उसको सिखाओगे। पेन को महसूस करते हुए एक्सपायर टू द पेनफुल एरिया, जहां सपोज यहाँ पेन है, एक्सपायर टू दैट एरिया एंड विथ प्रोलॉन्ग्ड एक्सपिरेशन टू दैट एरिया। देन यू कैन, पैनिक के लिए मैं कर सकती हूँ, आप सब लोग एक साथ उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, आप सिट स्ट्रेट। सपोज समवन इज पैनिक मीन्स ओवरफ्लो हो रहा है अभी आपका इमोशन, एंड जैसे आपको रात 11 बजे फोन आया, कि रात को 12 बजे फोन आया एक, तो आप डर जाते हो। फिर आया कि डू यू नो दैट पर्सन, मीन्स आपका फैमिली मेंबर का नाम बता देता है कि ये क्या आपका नोन पर्सन है, आपका फैमिली मेंबर है, तो फिर आपको क्या लगता है, आपका दर्द फब हो जाएगा, है नहीं? एंग्जाइटी मीन्स आपको लगेगा, पहले स्ट्रेस हुआ, 12 बजे फोन आया, फिर जब बता देगा आपका फैमिली मेंबर का नाम, फिर आपको क्या लगेगा, किसी को कुछ हो गया होगा, दैट मीन्स आप फ्यूचर इवेंट देख रहे हो, दैट इज एंग्जाइटी। बट अगर आप वॉशरूम के लिए भागे, दैट इज पैनिक। समझ में आया? मीन्स पैनिक जब आता है, कॉर्टिकल कंट्रोल इज नॉट एट ऑल देयर, ये सब कॉर्टिकल लेवल में हो जाएगा। सारा मूवमेंट आप जो भी करोगे सब कॉर्टिकल। नाउ हाउ टू कंट्रोल इट? अभी पेन भी ऐसा है, पेन भी मेकानोसेंसिटिविटी जब होगा, सिंपैथेटिक जब होगा, तब ऐसा ही होता है। सो पेन ऑल्सो हैज टू बी डेल्ट अकॉर्डिंगली। तो इसलिए मैं पैनिक के लिए आपको एक ये सिखाती हूँ मूवमेंट। जब भी पैनिक होगा आप वो कर सकते हो। टेक ए डीप ब्रीथ इन, देन लिटिल मोर इन, देन करके, जैसे हम पार्सली ब्रीदिंग करते हैं ना, ऐसे करके आराम से पूरा उसको छोड़ोगे। पूरा स्ट्रेट बैठो, आराम से बैठो, लंबा इंस्पिरेशन, देन अनदर इंस्पिरेशन, मीन्स थोड़ा सा और, देन एक्सपायर थ्रू योर माउथ लाइक पार्सली ब्रीदिंग करके। जितना हो सके पहले अपर लोब, मिडिल लोब एंड लोअर लोब को धीरे धीरे करो, खाली करो। ये 10 बार करके देखो, इफ योर हार्ट रेट विल डेफिनेटली डिक्रीज। आप ये अगर 10 बार करोगे, आपका हार्ट रेट डेफिनेटली डिक्रीज करेगा। ये तो पेशेंट को सिखाना है कि हाउ टू एक्सपायर टू देयर पेनफुल साइड। वहीं आपका अवेयरनेस होना चाहिए, अवेयरनेस को लो वहाँ एंड रिड्यूस इट। देयर इज नो अदर वे सिंपैथेटिक को कम करने के लिए। जैसे प्रीगैबलिन खाओगे, कितने दिन खाओगे? 10 साल, है ना? इसलिए so I think no more questions, so thank you so much for your yeah. गुड इवनिंग मैम। मेरा डाउट ये है कि मतलब हमारा बेसिक अप्रोच क्या होना चाहिए, एज आई एम नॉट अवेयर अबाउट सो मच अबाउट न्यूरोडायनेमिक्स। तो फिर भी मतलब इन टीकेआर पेशेंट्स देयर इज कैप्सुलर टाइटनेस, राइट? तो उसमें भी कौन सा केस में? टीकेआर आफ्टर एक्चुअली न्यूरोडायनेमिक्स हम जो बात करते हैं ना बेटा, तो ओनली नर्व इज द स्ट्रक्चर जो एडवर्स टेंशन में जाता है, मीन्स उसका मैकेनिकल डिसफंक्शन हो रहा है। नर्व इज मैकेनिकल डिसफंक्शन में जा रहा है। हम अदर टिश्यू को इसको सोच रहे हैं जो टिश्यू नर्व के आसपास है,
ओके ओके दैट इज द इंटरफेसिंग टिश्यू नर्व. ये दोनों का पैथोलॉजी हम सोच रहे हैं. वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट Any द kind of मस्कुलर. surgery या or- so many muscular pain can be like understood through neurodynamics, but not all. मैम तो हाउ वी कैन डिफरेंशिएट, हमारा बेसिक अप्रोच क्या होना चाहिए? तो वही तो बताया ना, तो पहले स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन होना चाहिए. सो यू आर द न्यूरल टिश्यू जो उसमें अलग टिश्यू नहीं हो. जैसे उसको बिठाए और हम नेक का मूवमेंट किए, हाँ. अगर उसमें आपका सिम्टम जो भी उसको सिम्टम है वो आ रहा है, Symptom नेक आ छोड़ दिए, नेक मूव किए, देन द न्यूरल टिश्यू इज इन्वॉल्व, बिकॉज और कोई टिश्यू तो वहाँ नहीं है. और अगर उसी पोजीशन में सपोज मैंने आई विल गो फॉर स्लम्प, तो मैंने थोड़ा सा स्ट्रेच किया, फिर ये अगर किया और छोड़ दिया, सो देयर इज ए स्ट्रेच ऑन द नर्व, बट नॉट अदर टिश्यूज इसमें तो इन्वॉल्व नहीं है ना. अगर आपका स्पाइन सारा रेंज समझ में आ रहा है, ओके मैम. मीन्स आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. नो द टिश्यू, अगर न्यूरल टिश्यू है फिर आपको देखना पड़ेगा वेदर मेकानो सेंसिटिविटी या आपका सेंसिटिव कितना सेंसिटाइजेशन है नर्व का. नेक्स्ट स्टेप इज दैट थैंक यू. सेंसिटाइजेशन मीन्स अगर आप उसको फर्दर कंप्रेशन में फर्दर टेंशन में ले रहे हो, उसके ऊपर मैकेनिकल लोड बढ़ा रहे हो, देन इफ देयर इज ए चेंज, सो दैट इज सेकंड स्टेप. हेलो. बता. हेलो मैम, गुड इवनिंग. मेरा दो क्वेश्चंस है. अगर हाई क्लिनिकल ट्रायल्स में देखें तो विच वन विल बी बेटर, टेंशनर विल बी बेटर और स्लाइडर विल बी बेटर? इट डिपेंड्स ऑन द कौन सा स्टेज ऑफ रिकवरी में है. Suppose बोली ना, sliders if लेने के anyone is having melalgia paresthetica in the thigh, then which one will be better for those person in high quality trials? If you are आप सपोज देन यू हैव टू टेक इट फॉर, आप एक्सटेंशन में लो, थोड़ा सा आप अडक्ट करो एंड सी, हिप अडक्ट करो एंड देन यू आर विन एक्सटेंडिंग. मेरा लैटरल साइड में पेन हो रहा है, अगर आपको लाइक उतना ये में पेन नहीं है, मुझे मेराल्जिया पैरासिटिका मोस्टली टेंशनर ये करता है. अगर आप उसको इरिटेबल से नॉन इरिटेबल ले रहे हो, इन्फ्लामेटरी से नॉन इन्फ्लामेटरी तक ले रहे हो, देन इन बिटवीन स्लाइडर्स विल कम. समटाइम्स यू डायरेक्टली कैन गो फॉर टेंशनर. अगर कम अफेक्टेड है, इरिटेशन नहीं है, आपका इन्फ्लामेशन नहीं है, यू कैन गो फॉर टेंशनर. मैम एक्चुअली रिसेंट स्टडी में मैंने कुछ पढ़ा था. एक्चुअली जो टेंशनर है उसमें मतलब आपका सिंपैथेटिक जो एक्साइटेशन है वो बढ़ जाता है. नहीं, when you are taking it progressively, why sympathetic activation will increase? आप तो उसको रिकवरी में ग्रेजुअली ले रहे हो. Because of mental status also, if someone is having any. नो, मैं वही बता रही हूँ ना, अगर किसी का रिकवरी स्टेज में लास्ट ईयर में जा रहे हो, तब टेंशनर करके ही, अगर टेंशनर करके नहीं छोड़ोगे ना, उसका रिकरेंस होगा. लास्ट अगर न्यूरोडायनामिक टेस्ट में आप उसको करके नहीं छोड़ रहे हो, ही विल डेफिनेटली कम बैक टू यू अगेन. अगर पूरा टेंशनर लास्ट डिग्री करके आप छोड़ देते हो, देन उसका रिकरेंस नहीं होगा. बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पैथोलॉजी. अगर इन्फ्लेम्ड है, मेकानोसेंसिटिव है, एट व्हाट स्टेज इट इज देयर, अकॉर्डिंगली विल चूज. जब हम मेटलैंड 3 दे सकते हैं, तब स्लाइडर्स दे सकते हैं. समझ में आया? अच्छा मैम, अगर हम कॉम्बिनेशन में कुछ करें, मतलब कोई भी अगर रिलैक्सेशन टेक्निक करवा के देन वी कैन, इफ वी गो फॉर दैट न्यूरल मोबिलाइजेशन, will it be good for the person? Like if we give craniosacral therapy for the patient before giving the neural mobilization, will it be? अगर उसमें मेकानोसेंसिटिविटी नहीं है, इन्फ्लेम्ड नहीं है, यू कैन गो. Okay. अगर है तो आपको पहले स्टेप्स दे के जाना पड़ेगा. यू कैन नॉट प्रोवोक पेन. Okay.
एट एनी स्टेज आप प्रोवोक करके उसका पेन ये नहीं कर सकते. एंड टेंशनर अगर देते भी हो ना, आप कम समय होल्ड करोगे, क्योंकि आपका जो क्रीप है वो बहुत कम समय का होता है. Thank you, ma'am. Thank you so much. As a physiotherapist, you should able to differentiate between neuritis and neuralgia. There is a basic difference. In case of neuritis, itis is inflammatory. Usually you don't go for any therapeutic, physiotherapeutic, right? Because that is the inflammation of the nerve. Rather you have to give rest. So maybe medical treatment, and like any inflammatory condition. Now when you say neuralgia, see all neuralgia, any pain across, along these things. All neuralgia are neuritis, but not all neuritis is neuralgia, though it is used synonymously. Most of the people use. So neuralgia is a generalized term, neuritis is a subgroup where there is inflammatory. So again, in case of neuralgia, you have to find out what is the underlying mechanical cause, as you told rightly. So if you treat the underlying mechanical cause, then this whether it is that neuralgic pain is expected to subside. Like somebody has got low back pain, in all case of sciatica, there is spasm of the piriformis, because through piriformis, underneath the piriformis, the sciatic nerve passes, so there is protective spasm. So spasm is a what? It is a protective spasm. It is a guard. It is a friend of ours, right? Because it protects your nerve for being further damaged. So people say, if you go, he goes to a neurologist or physician, what they do? They give some analgesics, some muscle relaxant, right? So people say the spasm has to be reduced. Arey Baba, spasm is a friend of ours. It guard. Right, we say protective. Then why should we break that protection? You have to break the cause, underlying cause. Automatically the protection, when the cause is relieved, automatically the protection will be vanished. Right? And over period the neural tension may also improve. So when there is a spasm, and you go for the, what is that, say, neural mobilization, so spasm, there is spasm of the piriformis, and you try to move the nerve. Then there is going to be excessive tension, and as madam told, the circulation is going to be affected, the condition may be worsened. Right? So you treat the underlying mechanical problem, over time the neural mobility will improve, right? And if it is a chronic case, yes, the spasmodic, the spasmodic piriformis may develop adaptive shortening. So you have to stress that, then you have to relieve those tension points, right, before going for the mobilization also. Okay, thank you. It was really an informative session. Thank you, ma'am, for making us understanding neurodynamics in such a detail. Thank you. Thank you. Thank you, Mona Lisa ma'am, for a deeply enriching session on neurodynamics, conceptualization of phenomena. The presentation enhanced our understanding of neural tissue behavior, sharpened our clinical reasoning, and reinforced the importance of integrating neurodynamic principles into person-centered assessment and treatment. The practical insights shared will undoubtedly influence our clinical practice, and we are truly grateful for this valuable learning experience. Thank you, ma'am. May I request our chairperson, Tiga sir, to kindly give the certificate our distinguished speaker, Dr. Mona Lisa ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, sir. I would kindly request our esteemed chairperson, Tiga sir, to continue chairing the session
and steer the proceedings as we move forward to the presentation of our next distinguished speaker. It is my proud privilege to introduce and warmly welcome our eminent speaker, Dr. Binay Kumar Pandey sir, a distinguished academician, clinician, and researcher. With over 27 years of rich clinical, teaching, and research experience in the field of physiotherapy, a PhD in neurophysiology, and widely respected for his contributions to neurorehabilitation research, and also a contributor to an international textbook on movement disorders. Currently serving as Superintendent Physiotherapist, Head Department of Physiotherapy, and Associate Dean Examinations at the prestigious Indira Gandhi Institute of Medical Sciences, Patna. Today, we are truly honored to have him share his expertise on the topic, Effect of Neurodynamic Techniques on Soleus H reflex in patients with low back pain. On behalf of the organizing committee, I extend a heartfelt welcome to Dr. Binay Kumar sir and respectfully invite him to begin his enlightening session. Thank you.